हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सॉल्यूशन देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड क्या है और सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं, किस तरह से लीनियर प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं। तो बेटा सिंप्लेक्स मेथड के अंदर अभी हमने ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको हमने नहीं लेक्चर बनाया है इस पर। ग्राफिकल मेथड का इंशाल्लाह ताला ग्राफिकल मेथड पे अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फिलहाल जो है हम ये समझते हैं कि लीनियर प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लीनियर प्रोग्राम एक मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि लीनियरिटी के इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो भी लीनियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बना रहा हूँ उसका लीनियर प्रोग्राम। 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू, और आपके पास इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी सारी की सारी लीनियर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन आपके पास 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, उसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूंगा ऑन करीब, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बाद ग्राफिकल मेथड क्या होता है। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे इसमें कि पहले हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको भी इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास मैक्सिमाइज z -2x1 -4x2 इज इक्वल्स टू 0। और मैंने इन सब वेरिएबल्स को उधर शिफ्ट कर दिया, और ये जो आपके पास इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो x1 प्लस 3x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 6। मैंने क्या किया है कि लेसर साइड थी उसके अंदर एक क्वांटिटी ऐड की है, जिससे क्या हो गया, दोनों साइड आपस में बैलेंस हो गया। राइट। और x4 पे कंडीशन लगा दी कि x4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x4 लेस देन 0 हुआ तो कभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती। ये बैलेंस उसी बात होगी जब x4 क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अच्छा, और इसके बाद ये इस इनइक्वालिटी को भी बैलेंस करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x1 प्लस 2x2 प्लस, अब इसको बैलेंस करने के लिए एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये एक सिंपल आज की क्लास का जो है ना, ये बता दूं, ये लेक्चर ये क्विक इंट्रोडक्शन है सिंप्लेक्स मेथड का। इसमें मैं डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्किप कर दी हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं एक छोटे से लेक्चर के अंदर, है ना। ठीक है, वरना फिर ये तो काफ़ी लंबा लेक्चर बन सकता है इस पर, अगर डिटेल इसमें देखना चाहूँ तो मैं। तो जो लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए यह माजरत है। इस लेक्चर में उनके लिए मैं एक वीडियो लेक्चर बाद में डालूंगा जिसमें डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इसके प्रॉब्लम हो गए। अच्छा, ये वेरिएबल मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, x4 x5 हटा दें यहाँ से, इनको हम नीचे ही मेंशन कर देते हैं। x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है इसके अंदर कि आपका बन गया सिस्टम। ये कहलाता है आपके पास स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। ये क्या चीज़ें, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। ये आपके पास नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं। और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने शिफ्ट कर दिया है। ये तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नाम तो वही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है, इनको हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या कहते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मिला के एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। तो इस ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर आपके पास वेरिएबल्स जो होंगे, मैं z को भी यहाँ पे वेरिएबल को तो ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिल वक्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई की इंट्रोडक्शन देना है। तो z को मैं बाहर ही रखता हूँ, ये मैक्सिमाइज, ठीक है। और ये कॉलम जो है x1 का कॉलम आएगा पहले, फिर x2 का कॉलम आएगा, फिर x, अच्छा मैंने x4 x5 ले लिया, x3 कहाँ है इसमें, x3 तो है ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि हम x4 को हटा के x3 कर देते हैं, और x5 को हटा के x4 कर देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बेहतर लगे। सीक्वेंस में x3 तो मेंशन ही नहीं किया। अच्छा ये कोफिशिएंट लिख दो, देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है सेट में, -2 है, -4 है, 0 0 0, और यहाँ पे 1 3, x1 x2 के कोफिशिएंट्स है 1 0 6, 3 2 0 1, और ये 9। अच्छा अब मुझे करना क्या है कि हर इक्वेशन से बेसिक वेरिएबल पिक करना है। तो सेकंड इक्वेशन में कौन सा बेसिक वेरिएबल होगा, असल में फर्स्ट इक्वेशन में तो मैंने कोई बेसिक रखा ही नहीं है ना, लेकिन असल में z है, z को मैंने यहाँ लिख दिया, उसका कॉलम ओमिट कर दिया, एनीवे। तो फर्स्ट इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल असल में z है। तो सेकंड इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल क्या है, बेसिक वेरिएबल क्या लेंगे हम, याद रखें बेसिक वेरिएबल के लिए हमें एक चूज करना है, इसमें से बेसिक वेरिएबल हमारे पास चॉइस मौजूद है, हम x1 को भी चूज कर सकते हैं, x2 को भी कर सकते हैं, x3 को भी कर सकते हैं, b को नहीं कर सकते बस, क्योंकि b जो है ना ये कॉन्स्टेंट्स है इसमें। ये कौन किस कॉलम को बेसिक वेरिएबल हमें चूज करना है, तो ये हमारी अपनी चॉइस पर है। तो हम किसको चूज करेंगे, हमेशा एक ऐसा लेंगे वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल क्या होगा, उस वेरिएबल को लेंगे को जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हों, कोफिशिएंट मस्ट बी 1, ठीक है। वी हैव टू चूज बेसिक वेरिएबल फ्रॉम एवरी ईच इक्वेशन, ठीक है ना, ये पहली बात तो ये ऊपर लिख देंगे, वी हैव टू चूज बेसिक वेरिएबल फॉर फ्रॉम ए सिंगल बेसिक वेरिएबल, सिंगल बेसिक वेरिएबल फ्रॉम ईच इक्वेशन, फ्रॉम ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन से आपको बेसिक वेरिएबल निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेसिक वेरिएबल की, कि कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 इन दैट इक्वेशन, जिस इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं हम उसे, उसके अंदर कोएफिशिएंट क्या हो उसका 1 हो। और दूसरी प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट इन ऑल अदर इक्वेशंस, अदर इक्वेशंस मस्ट बी 0। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, राइट। और तीसरी प्रॉपर्टी भी आती है कि वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन द बेसिक सॉल्यूशन, इन एसोसिएटेड बेसिक सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। लेकिन ये प्रॉपर्टी
उसका तो ये बेसिक फिजिबल वेरिएबल होगा वो, बेसिक फिजिबल वेरिएबल के लिए प्रॉपर्टी है। बेसिक वेरिएबल के लिए क्या है कि बेसिक वेरिएबल के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, कोफिशिएंट मस्ट बी वन इन दैट इक्वेशन और कोफिशिएंट इन ऑल अदर इक्वेशन मस्ट बी जीरो। अगर ये तीसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही होगी, उसकी वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव आ रही है बेसिक सोल्यूशन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, बेसिक फिजिबल वेरिएबल हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये पहली इक्वेशन में तो खैर हमने बेसिक वेरिएबल मेंशन नहीं किया, लेकिन वो असल में जेड है। दूसरी इक्वेशन के अंदर बेसिक वेरिएबल में किसको लूँ, जिसका कोफिशिएंट वन हो बाकी सब में जीरो हो, तो एक्स वन का कोफिशिएंट यहाँ वन आ रहा है दूसरी इक्वेशन में, लेकिन जीरो नहीं है बाकी इक्वेशन के अंदर, इसलिए उसको बेसिक वेरिएबल में नहीं लूंगा। यहाँ से एक्स थ्री कोफिशिएंट थ्री है, तो इसको ही बेसिक नहीं लेंगे। यहाँ इसका कोफिशिएंट देखो आ रहा है वन और बाकी सब में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका बेसिक वेरिएबल में क्या ले सकता हूँ, एक्स टू ले सकता हूँ, सॉरी एक्स थ्री। राइट, इधर एक्स थ्री बेसिक वेरिएबल हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का, हर इक्वेशन से एक एक बेसिक वेरिएबल उठाना है। अच्छा, तीसरी इक्वेशन से बेसिक वेरिएबल किसको लेंगे, एक्स फोर को ले लेंगे, क्योंकि एक्स फोर क्वेश्चन वन है बाकी सब में जीरो है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स वन एक्स टू भी है, लेकिन एक्स फोर के क्या इनका क्वेश्चन वन नहीं आ रहा, यहाँ से मैं एक्स फोर ले लूंगा बेसिक वेरिएबल। और फर्स्ट इक्वेशन से भी लिया हुआ है जेड, असल में बेसिक वेरिएबल, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया। वैसे भी देखो जेड का क्वेश्चन वन था ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे जेड का क्वेश्चन वन था, तो ये बेसिक वेरिएबल ही है। राइट, अब देखो इसका बेसिक सोल्यूशन निकाल के चेक करो कि इसकी वैल्यू जो है, अगर हमें ये बेसिक वेरिएबल्स लिए हैं तो नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होगा, एक्स वन एक्स टू होगा। जब नॉन बेसिक की वैल्यू हम जीरो पुट करोगे तो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू क्या निकलेगी, तो एक्स वन की अगर जीरो रख दो, एक्स टू की वैल्यू जीरो रख दो, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सिक्स आ रही है। एक्स फोर की वैल्यू कितनी आ रही है, नाइन, क्योंकि सब जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो हो जाएंगे, ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। तो इसका बेसिक सोल्यूशन जो है वो क्या निकलेगा, जब नॉन बेसिक की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी लिख देते हैं, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, z पूरा जीरो क्या हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा इधर जीरो पुट करूंगा तो एक्स थ्री का कोफिशिएंट यहाँ वन है, तो एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स, तो जीरो जीरो सिक्स, और एक्स फोर की वैल्यू कितनी आएगी, नाइन। तो एक्स वन एक्स टू की वैल्यू मैंने जीरो रखी है क्योंकि नॉन बेसिक है, तो वी प्लेस्ड एक्स वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज दे आर नॉन बेसिक। ये नॉन बेसिक है, तो बेसिक वेरिएबल्स क्या निकले, एक्स थ्री या एक्स फोर, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स और नाइन, और ये नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक फिजिबल वेरिएबल्स है ना। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी एक नेगेटिव आया था उसको कहते हैं बेसिक इनफिजिबल वेरिएबल। और ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, बिकॉज ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर फिजिबल, फिजिबल इन दिस सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझ लिया कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो ये एक लीनियर प्रोग्राम था, लीनियर प्रोग्राम को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, उसके और जो इनइक्वालिटीज थी उनको बैलेंस किया वेरिएबल ऐड करवा के। ठीक है, नॉन नेगेटिव डिस्ट्रिक्शन आ गई नीचे कुछ, फिर उनका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसमें बेसिक किसको लेना है, हर इक्वेशन में से एक वेरिएबल मैंने बेसिक वेरिएबल चूज किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसका बेसिक सोल्यूशन निकाल के देखा, और फिर चेक किया कि बेसिक सोल्यूशन फिजिबल था या नहीं था। चल अब तुम ये सॉल्व करनी है प्रॉब्लम ये वाली, तो अब मैं इसको जो है नीचे चीज़ें रब करता हूँ और फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे। इसको मिटा देता हूँ कंप्लीट।
ताकि हम इस पे सिंपलेक्स मेथड से आगे काम कर सकें, और आज के लेक्चर में आप लोग सिंपलेक्स मेथड को कम्प्लीटली समझ लो। हाँ बेटा, अब इसमें बेसिक वेरिएबल कौन से हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? इसमें बेसिक वेरिएबल जो है x3 एंड x4 है, और नॉन बेसिक वेरिएबल जो है x1 कॉमा x2। तो अब मुझे अपने देखना है कि कोफिशिएंट अगर चेक करो ऊपर जेड रो के अंदर, ये जो ऑब्जेक्टिव रो है, ऑब्जेक्टिव रो के अंदर देखें कि x1 का कोफिशिएंट -2 है, x2 का कोफिशिएंट -4 है। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर इस चीज को मैं ओरिजिनल जेड से कंपेयर करूं, तो ओरिजिनली बेसिकली -2 -4 नहीं थे, बल्कि क्या थे ये, 2 और 4 थे। तो इसमें क्या मतलब निकलता था कि x1 में की अगर वैल्यू, x1 नॉन बेसिक है ना इस वक्त हमारा, हमने क्या सेट किया हुआ है, 0 सेट किया हुआ है ऐसे बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए। इसका मतलब अगर x1 की वैल्यू मैं इंक्रीज करूं, 0 से बढ़ा के 1 कर दूंगा, तो मेरे z में की वैल्यू में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब अभी क्या वैल्यू है z की, अभी वैल्यू निकली हुई है z की 0 निकली है, देखें 0 निकली हुई है। तो अगर मैं x1 की वैल्यू 1 रख दूंगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x1 की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगी 4, 3 रखूंगा तो ये 6। इसका मतलब ये हुआ कि x1 के अलोंग अगर मैं एक स्टेप आगे चलूंगा, ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। x1 एक्सिस के अलोंग अगर मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, तो z में इजाफा जो है किसके रेट से हो रहा है, डबल के रेट से होगा। z जो है उसके डबल के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और x2 की डायरेक्शन में अगर मैं एक स्टेप आगे चलूंगा, तो z में इजाफा क्या होगा, 4 टाइम्स ज्यादा इजाफा होगा। x2 की वैल्यू 1 रखने पर z की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखने पर z की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसका 4 टाइम्स इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स की फॉर्म में जाऊं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, तो इसमें भी यही मतलब निकल रहा है। ऊपर देख के x1 की वैल्यू में अगर 1 का इजाफा करेंगे, z की वैल्यू में 2 का इजाफा होगा। असल में माइनस साइन तो मैट्रिक्स में लिखी है, लेकिन एक्चुअली प्लस थी। और x2 की डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, तो z की वैल्यू में 4 का इजाफा हो रहा है। अब ज़्यादा बेहतर डायरेक्शन कौन सी है, जो ज़्यादा बेहतर इंप्रूविंग रेट मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है x2 के अलॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सोचना चाहिए कि भाई x2, क्योंकि मौजूदा सोल्यूशन तो 0 है, z की वैल्यू 0 मिल रही है। लेकिन अगर मैं x2 के अलॉन्ग मूव करता हूँ, तो मुझे z की वैल्यू में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने x2 को क्या ले लिया, इनकमिंग। ठीक है, वी हैव टेकन हियर x1 and x2 are two directions in which value of z could be increased. It means that x1 and x2 are candidates for incoming variable, incoming basic variable, for new incoming basic variable। अब ये इनकमिंग वेरिएबल क्या होता है? अब आप लोग बोलेंगे इनकमिंग वेरिएबल कहाँ से आ गया? इनकमिंग वेरिएबल का मतलब सिंपल सी बात है, टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अब ये बेसिक बनने के लिए पर तोड़ रहा है, यानी बेसिक बनने के लिए तैयार। इसको हम ला सकते हैं, x1 को भी ला सकते हैं बेसिक वेरिएबल के तौर पर, x2 को भी बेसिक वेरिएबल में ला सकते हैं। अब जब ये आएंगे, तो ये इनकमिंग वेरिएबल अगर बनेंगे, तो बेसिक सेट जो है इसमें से किसी ना किसी वेरिएबल को बाहर निकलना पड़ेगा। ये किसी ना किसी की जगह पे आएंगे, या तो x3 की जगह पे आएंगे, या फिर x4 की जगह पे आएंगे। तो हमने x2 को सोचा हुआ लाने के लिए, क्योंकि x2 की डायरेक्शन में z में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो x2 को हम इनकमिंग वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। तो जब x2 इनकमिंग बनेगा, तो उसकी जगह x3 या x4 को बाहर निकलना पड़ेगा बेसिस से। ठीक है,
तो x3 या x4 इन दो में से किसी एक को बेसिस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब हम किसको बाहर निकालें बेसिस से? तो उसके लिए हम कहते हैं क्या है, यहाँ रेशो टेस्ट लेते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करते हैं और 9 को 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब इस वाले कोफिशिएंट को, 9 को इस वाले कोफिशिएंट से, लेकिन कोफिशिएंट का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट हुआ बेटा तो डिवाइड नहीं करना। अभी डिटेल में हम इसको डिस्कस बाद में कर सकते हैं, आज की वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। राइट। तो सिर्फ पॉजिटिव कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जो मिनिमम रेशो देगा, इसमें ये आपके पास मिनिमम रेशो दे रहा है, और यहाँ रेशो कितनी आ रही है, 4.5 आ रही है। तो ये रेशो मिनिमम आ गई ना। तो ये मिनिमम रेशो देगा, ये हमारा क्या होगा, आउटगोइंग वेरिएबल होगा। जहां मिनिमम रेशो मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। इफ वी टेक x2 एज इनकमिंग वेरिएबल, x4 सॉरी x3 would be outgoing variable। x3 would be the outgoing variable। तो ये आउटगोइंग वेरिएबल आएगा। अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे इस कोफिशिएंट को 1 बनाना है, 3 को बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इसके ऊपर नीचे तमाम एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे ये हमें काम करना होगा कि इसको 1 बनाना है और इसके ऊपर नीचे सब एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। वो तो हमें नजर ही आ रहा है कि टेबल के अंदर कि इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पे पिवटिंग परफॉर्म करेंगे। ये कहलाता है पिवटिंग का ऑपरेशन। हाँ भाई, ये मैक्सिमाइज जेड ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसको करना क्या है, इस रो को 3 से डिवाइड करा दो, तो ये आएगा 1/3, ये 1, 1/3, 0, और ये 2 आ गया। ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको इस रो को हम -2/3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करवा दें। तो -2/3 से अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 2/3 -2/3 से ना, R2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाना है R3 में। तो -2/3 +3 कितना बन जाएगा भाई, ये कितना आएगा, 3, 9, 9 - 2, 7, 7/3, ये कितना आएगा, 0। अच्छा, ये बन जाएगा -2/3, और ये 1, और इसको करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू माइनस का 2/3 +9, ये कितना बन जाएगा, 2। -4 +9 कितना आएगा, 5। अच्छा, ऊपर से जो है, ये ऊपर यहाँ भी आपको 1 बनाना है, 0 बनाना है इसके ऊपर भी। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर R1 में ऐड करवाएंगे। अच्छा, और इसके अंदर R3 को, R2 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 4/3 से, 4/3 से, और प्लस करा दो R1 के अंदर। R2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करवा के R1 में ऐड करवा दें। तो R2 फिर 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 1 से 4/3 हो जाएगा, और -2 कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 3, 4 - 6, और ये कितना आएगा, -2/3, ये आएगा -2/3। नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा -2/3। और उसके बाद जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, जब 4/3 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ऐड किया है तो ये 4/3 आ गया, और ये 0, और ये 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो ये 8 आ जाएगा। राइट।
ये 8 आ गया। तो ये आपके पास, और यहाँ पे आप देखें बेसिक वेरिएबल, देखो कौन कौन से इसके अंदर बेसिक वेरिएबल्स हैं। इसमें बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? इधर आपके पास ये x1 का कॉलम था, ये x2 का कॉलम था, ये x3 का, ये x4 का। तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि आप दूसरी रो का बेसिक वेरिएबल x2 है और तीसरी रो का बेसिक वेरिएबल x4 है। ठीक है। तो अब ये आपके पास सिस्टम के बेसिस चेंज हो गए हैं। यहाँ बेसिस क्या थे, x3 x4 थे, यहाँ बेसिस क्या आ गए, x2 एंड x4 है। तो पहले x3 था वो निकल गया बेसिस से, उसकी जगह x2 आ गया। तो खैर इनकमिंग वेरिएबल x2 है और आउटगोइंग वेरिएबल x3 जो निकल चुका है, अब नहीं है बेसिस के अंदर मौजूद। तो ये अब आ गया आपके पास नई सिंपलेक्स टेबल। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल है? तो इसमें अभी भी देखो एक नेगेटिव कोफिशिएंट मौजूद है x3 का, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑप्टिमल नहीं है। क्योंकि मजीद अगर मैं x1 की डायरेक्शन में मूव करूँ तो मजीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है z के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल आएगा। अच्छा अब यहाँ x3 नहीं है, क्योंकि x3 का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। इसका मतलब ये एक्चुअल z के अंदर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो इसको इनकमिंग नहीं बना सकते हम, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन में मजीद हम आगे चलेंगे तो हमारा z डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअल z में क्या है, ये नेगेटिव कोफिशिएंट है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब एक्चुअली जेड के अंदर ये पॉजिटिव कोफिशिएंट था। हमने सारी साइनें चेंज की हुई ना इसके अंदर। तो अब यहाँ पर रेशो निकालेंगे दोबारा से और देखेंगे आउट गोइंग वेरिएबल कौन सा बनेगा। तो 2 को 1/3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये 6। 2 डिवाइड बाई 1/3 कितना हो जाएगा, 6। और ये कितना आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे 5/3 से, 15/7। अब इसके अंदर मिनिमम रेशो कौन सी आ रही है इसकी, ये मिनिमम रेशो आ रही है। तो यहाँ पे पिवट करवाएंगे, हमारा आउटगोइंग वेरिएबल ये होगा। राइट। अब आउटगोइंग वेरिएबल ये है, तो इसको हम 1 बनाएंगे तो 3/7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 0। और 3/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, -2/7। और ये 3/7। और यहाँ पे 3/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 15/7। और इसके बाद जो है इसके ऊपर यहाँ ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करें, इसको -7 से डिवाइड करवा के इसमें ऐड करवा दें। तो -7 से डिवाइड करवा के ऐड करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। इसको -7 से डिवाइड करा दो तो कितना बनेगा, -2/21। प्लस का हो जाएगा 21 और प्लस का 1/3। कितना बनेगा ये आपके पास, 21, 2 प्लस, और ये बन जाएगा 7। ठीक है। और 2 + 7 कितना आएगा, 9। 9/21। 9/21 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3/7। 3/7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसको हम -7 से डिवाइड किया तो -1/7 ऊपर ऐड हो गया -1/7। ठीक है। और जब इसको करेंगे -1/7 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5/7। ठीक है। और प्लस कर दो 2, तो ये आ जाएगा 14। 14 - 5 कितना हो जाएगा, 14 - 5 9। 9/7। बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ भी आप जीरो करने के लिए क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करवा दें। तो मतलब पहली इसके लिए क्या आएगा, R3 को -2/7 से +2/7 से मल्टीप्लाई करवा के R1 में ऐड करवा देंगे। तो ऊपर भी आपके पास ये आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2/7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये जाएगा 4/21। माइनस कर 4/21 और प्लस कर दो 4/3। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 21 आएगा एलसीएम। और यहाँ 7 से -4 +28। और 28 - 4 कितना होगा, 25। 24 और ये कट जाएगा आपके पास 37। और ये आ गया आपके पास 38।
8/7। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी कंप्यूट करेंगे। तो इसको हमने 2/7 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर दिया, 2/7 आ गया। और यहाँ पे 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10/7, 10/7 प्लस 8, 8 प्लस 10/7, ये 7 आ गया। 56 प्लस 10, 66, 66/7, ये बन गया। और ये Z(x2), और यहाँ पे आ गया x1। तो बेटा देखो ये अब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें आपके पास x1, x2, x3, x4। अब x3 x4 की डायरेक्शन में मजीद अगर हम आगे चलेंगे तो हमारा z में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी, क्योंकि इनके कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्चुअल z में क्या है, नेगेटिव होने की वजह से z में डिक्रीज ही होगा। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आया, x1 = 15/7, x2 = 9/7 एंड z = 66/7। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला है इस प्रॉब्लम का। इसमें x3 और x4 को लिखने की जरूरत नहीं है, x3 x4 की वैल्यू वैसे 0 आई है, लेकिन उसको मेंशन हमें इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। और ओरिजिनल वेरिएबल जो थे प्रॉब्लम के अंदर वो x1 x2 ही थे। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल वेरिएबल जो प्रॉब्लम में गिवन थे, x1 x2 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो आंसर में हम x1 x2 की वैल्यू ही मेंशन करेंगे। ठीक है, नॉन बेसिक को बेसिक से फर्क नहीं पड़ता, अगर नॉन बेसिक भी ओरिजिनल होता तो हम उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं। ओके बेटा, फिर हम सिंप्लेक्स की एक और एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में फ्रैक्शन को ज़्यादा ही आ गई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।